सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं छोटे लाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली, विभाग इतिहास से आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम अनुसार टॉपिक बलबन पर चर्चा करेंगे और बलबन के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से बलबन एक साधारण व्यक्ति, एक दास के रूप में रहते हुए भी किस तरह दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान बन गया था। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। उसका पिता लगभग 10,000 परिवारों का खान था। किशोरावस्था में बलबन को मंगोल पकड़कर ले गए और गजनी ले जाकर उन्होंने उसे बसरा के एक ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। दिल्ली में इल्तुतमिश के द्वारा बलबन को बाद में खरीदा गया था। इल्तुतमिश ने उसे 40 गुलामों के प्रसिद्ध दल का सदस्य भी रखा। रजिया के शासनकाल में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया, जो एक उसकी योग्यता का ही परिणाम था। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले अमीरों में उसने सहयोग भी दिया और रानी को अपदस्थ करने में उनकी सहायता भी की। रजिया के बाद के सुल्तान बहराम शाह ने उसे अमीर अखूर के पद पर नियुक्त किया और रेवाड़ी और हाँसी की जागीर उसे प्रदान की, जो उसकी एक बुद्धिमता और योग्यता का परिणाम कहा जा सकता है। सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन आमिर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ और बाद में हम देखते हैं कि 1246 ईस्वी में बलबन को मंगोलों के विरुद्ध सफलता भी प्राप्त हुई, जिससे 40 अमीरों के दल में उसके प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई। 1248 में बलबन इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने अलाउद्दीन मसूद को शासन से हटाकर इल्तुतमिश के अन्य पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और नायब ए मुमालिकात के पद पर नियुक्त किया, जो उसकी योग्यता का परिणाम कहा जा सकता है। बलबन के कार्यकाल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि बलबन किस तरह से अपनी प्रगति कर रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में वो 1248 से 1265 और सुल्तान के रूप में 1265 से 1287 ईस्वी तक रहा। बलबन का जो प्रारंभिक जो काल है, जिसके रूप में हम उसे एक प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, वो 1248 से शुरू होता है और 1265 तक चलता है। अर्थात लगभग बलबन 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहा। इस काल में उसने राज्य को सुव्यवस्थित, संगठित और इस तरह का बनाने का प्रयास किया ताकि आंतरिक शक्ति उठ ना सके और बाहरी आक्रमणों के द्वारा इस साम्राज्य को कोई नुकसान न हो सके। उसने विद्रोही अमीरों के प्रति दंड और क्षमा की नीति अपनाकर उन्हें नियंत्रण में रखा। उसने हिंदू राजाओं के विद्रोह के प्रति भी कठोर कार्रवाई की और अनेक क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त की।
एक यथार्थवादी की भांति उसने इस काल में मंगोलों के प्रति समझौते की नीति अपनाकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर शांति स्थापित की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बलबन के द्वारा न केवल आंतरिक शांति को प्रोत्साहन दिया गया, आंतरिक शांति के लिए प्रयास किए गए, बल्कि बाहरी संकटों से भी सल्तनत की उसके द्वारा रक्षा की गई। सुल्तान के रूप में, जो कि उसके कार्यकाल का दूसरा भाग हम भाग के रूप में बांट सकते हैं। सुल्तान के रूप में बलबन 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद, जब उसके कोई पुत्र नहीं था और उत्तराधिकार के रूप में कोई नहीं रहा, तो बलबन गियासुद्दीन बलबन के नाम से सिंहासन पर बैठा। और इस तरह हम देखते हैं कि बलबन 1265 ईस्वी में शासक बन जाता है। बलबन का राजतव सिद्धांत। बलबन जिस समय दिल्ली का सुल्तान बना, उस समय हम देखते हैं कि सुल्तान पद की प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। इसे नष्ट करने में बलबन का भी योगदान था, लेकिन सुल्तान बनने पर उसे स्पष्ट ज्ञात हो गया कि सल्तनत को शक्तिशाली बनाने के लिए सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा और एक दृढ़ केंद्रीय शासन की आवश्यकता है। अतः उसे इसके लिए प्रयास किया। सुल्तान की शक्ति की पुनर्स्थापना से ही आंतरिक और बाह्य संकटों से बचा जा सकता है। ये बलबन का विचार था, जो एक सही मायने में देखें तो एक शासक में होने चाहिए। दीर्घकालीन राजनीतिक अनुभव ने उसे सिखा दिया कि तुर्की अमीरों की शक्ति का नाश किए बिना सुल्तान न तो राज शक्ति का उपभोग कर सकता है और न ही अपनी प्रजा के सम्मान का पात्र बन सकता है। अतः बलबन ने ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया, जिससे राज्य के अधिकारियों और सामान्य प्रजा में उसकी शक्ति का आतंक स्थापित हो सके। बलबन के राजतंत्र सिद्धांत का स्वरूप और सार रूप को यदि हम देखें तो ऐसा लगता है कि वह फारस के राजतंत्र सिद्धांत से प्रेरित था। उसने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक जो आदर्श था वो निर्मित किया। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजतंत्र की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया और यही कारण था कि इस प्रयत्न में वह प्रभावशाली रहा और सफल भी रहा। बलबन का राजतंत्र सिद्धांत कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह हम देखते हैं कि देवीय सिद्धांत, बलबन का जो देवीय सिद्धांत है वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसमें स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में राजतंत्र संबंधी विचारों को प्रकट किया। उसने राजा के देवी सिद्धांत की स्थापना की और इसके द्वारा उसने अपने अमीरों को ये स्पष्ट कर दिया कि उसने सिंहासन को हत्या षड्यंत्र के द्वारा प्राप्त नहीं किया, बल्कि देवीय कृपा से प्राप्त किया है। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अपने पुत्र बुगरा खां को कहा था कि राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार होता है और इस दृष्टि से कोई भी व्यक्ति उसकी समानता नहीं कर सकता। सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि या नियामत ए खुदाई है, अर्थात देवी सिद्धांत की स्थापना कर या देवी सिद्धांत जैसे आदर्शों को
अपना कर उसने अपने पद की जो प्रतिष्ठा थी उसमें वृद्धि की। निरंकुश सत्ता का सिद्धांत, बलबन ने अपनी पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए निरंकुश सत्ता का जो सिद्धांत था उसकी भी स्थापना की। बलबन ने सुल्तान की निरंकुश सत्ता पर जोर दिया। उसने कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और प्रतिष्ठा में पैगंबर के बाद उसका स्थान है, इसलिए उसके कार्यों पर अमीर या प्रजा कोई आपत्ति नहीं कर सकते। उसने इस बात पर बल दिया कि राजा की शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों को सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। अपने पुत्र बुखरा खां से कहा था कि सुल्तान पद निरंकुशता का मूर्त रूप है। जनता में उसकी निरंकुश सत्ता से भय, आदर, आज्ञाकारिता की भावना पैदा होती है, इसलिए सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए।